नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। दुनिया की एक बड़ी आबादी ऐसी जमीन के ऊपर बसी हुई है जिसके नीचे लगातार हलचल बनी हुई है। इस हलचल के कारण जो भारी दबाव बन रहा है वो आए दिन भूकंपों की शक्ल में सामने आता है और ऊपर रिहायशी इलाकों में तबाही मचाता है। ऐसा ही एक वाकया आज फिर सामने आया। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप ने एक बड़े इलाके में तबाही मचा दी और उसका असर 900 किलोमीटर दूर थाईलैंड के बैंकॉक तक में दिखा, जहां कई इमारतें जमींदोज हो गई। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इसी जलजले से हुई तबाही और उसके कारणों पर करेंगे बात और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में कौन से ऐसे इलाके हैं जहां भूकंप से ऐसी तबाही की आशंका बनी हुई है और हमें क्या करना चाहिए। म्यांमार में शुक्रवार की दोपहर आम दिनों की तरह चहल पहल थी कि अचानक अपने पैरों के नीचे जमीन के हिलने से लोग दहशत में आ गए। भारतीय समय के मुताबिक 11:50 पर अचानक आए इस भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई, जो बहुत ज्यादा है। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार की राजधानी नेपिटॉ से करीब 250 किलोमीटर दूर सैगाइंग शहर के पास था और जमीन के करीब 10 किलोमीटर नीचे। इस भूकंप से म्यांमार में भारी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। पहले भूकंप के 12 मिनट बाद एक और भूकंप यानी आफ्टर शॉक आया। इसकी भी तीव्रता 6.4 थी, जो काफी ज्यादा है। पहले भूकंप से कमजोर पड़ी कई इमारतें दूसरे भूकंप में ढह गई। कई लोगों को तो संभलने का भी मौका नहीं मिला। जो जानकारियां सामने आ रही हैं उनके मुताबिक म्यांमार में हताहतों की तादाद सैकड़ों में होने की आशंका है और सैकड़ों इमारतें और मकान जमींदोज हो गए हैं। हालात को देखते हुए वहां इमरजेंसी लगा दी गई है। म्यांमार में भूकंप से हुए नुकसान का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं जो हम आपको अब दिखा रहे हैं। सैगाइंग शहर में इरावड़ी नदी पर बने 91 साल पुराने आवा ब्रिज को इस भूकंप के झटकों ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। ये पुल ब्रिटिश दौर में बना था। इसके साथ ही राजधानी नेपिटॉ और मांडले शहर की कई ऊंची इमारतों को भी भूकंप से भारी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों घरों में दरारें आ चुके हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है, जिसमें म्यांमार की सेना के अलावा अन्य सुरक्षा बलों के जवान जुटे हुए हैं। म्यांमार के कई शहरों के अस्पतालों में हताहतों को लाए जाने का सिलसिला जारी है। दूर दराज के कई इलाकों में तो अभी नुकसान का ठीक से अंदाजा भी नहीं लग पाया है। इस बीच रात होने से राहत और बचाव के काम में काफी दिक्कतें आ रही हैं। म्यांमार की फौजी सरकार के मुताबिक अब तक 144 लोगों के मारे जाने और 732 लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन ये सही तस्वीर नहीं लग रही। तबाही इससे कहीं ज्यादा होने की आशंका है। दरअसल म्यांमार में फौजी शासन होने के कारण वहां से तस्वीरें और सूचनाएं आने में काफी मुश्किल आ रही है। लेकिन ये पता लग रहा है कि भूकंप से सैगाइंग शहर समेत म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। कई इमारतें बिल्कुल जमीन में गिर चुकी हैं, जमींदोज हो गई हैं। भूकंप प्रभावित इलाकों में मोबाइल फोन और बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है। इस कारण भी वहां से सूचना मिलना और मुश्किल हो गया है। म्यांमार में प्रेस पर तमाम तरह की बंदिशें हैं और विदेशी पत्रकारों को बहुत कम इजाजत मिलती है, इसलिए सूचनाएं थोड़ी आ रही हैं और धीमी आ रही हैं। म्यांमार में आए इस भूकंप का असर भारत, चीन, थाईलैंड, वियतनाम और बांग्लादेश तक महसूस हुआ। भारत में इम्फाल और कोलकाता में भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार के बाहर भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें थाईलैंड से सामने आई। भूकंप के केंद्र से करीब 900 किलोमीटर दूर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के कारण एक 30 मंजिला इमारत भर कर गिर गई, जिसे बनाने का काम अभी चल ही रहा था। ये इमारत भूकंप के झटकों से कुछ ही पल में नीचे जमींदोज हो गई। जानकारी के मुताबिक इस इमारत को बनाने के लिए 400 लोग लगे हुए थे, जिनमें से कम 3 लोगों की मौत हुई है और 84 लोग इमारत के मलबे में दबे बताए गए। बैंकॉक के पुलिस उप प्रमुख ने कहा कि उन्हें आशंका है कि सैकड़ों लोग भूकंप से जुड़ी घटनाओं में घायल हुए हैं और अभी सही संख्या का पता लगना बाकी है। थाईलैंड में भूकंप से हुए नुकसान के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। बैंकॉक में भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई ऊंची इमारतों के टॉप पर बने स्विमिंग पूल के पानी में इतनी हलचल मच गई कि वो किसी झरने की तरह नीचे गिरने लगे, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इससे अंदाजा लग सकता है कि भूकंप से इमारतें कितनी झूल गई। जो भी इमारत जरा भी कमजोर थी वो या तो गिर पड़ी या उसमें दरारें आ गई। ये तस्वीर काफी ज्यादा अपने आप में डराती है कि जो भूकंप है उससे इमारत कितना झूल रही है, कितना इसके अंदर लचीलापन है और जो ऊपर स्विमिंग पूल बने हैं उनका पानी किस तरह नीचे आ रहा है।
भूकंप से इमारतें कैसे हिल गईं, उसके लिए आप एक और तस्वीर देख सकते हैं जहां दो ऊंची इमारतें भूकंप से हिली और आपस में ही टकरा गईं। दोनों ही इमारतों को इससे काफी नुकसान पहुंचा। भूकंप के चलते एयरपोर्ट से, बैंकॉक एयरपोर्ट से विमानों की उड़ानें रोक दी गईं। थाईलैंड सरकार ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इस बीच भारत ने भूकंप के बाद के जो हालात हैं उन पर चिंता जताई। भूकंप प्रभावित म्यांमार और थाईलैंड को जरूरी मदद पहुंचाने का प्रस्ताव दिया है। भारत इस सिलसिले में दोनों देशों के साथ करीबी संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप से हुई तबाही पर चिंता जताई। कहा कि भारत दोनों देशों की हर तरह से मदद करने को तैयार है। आपको बता दें कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अगले ही हफ्ते बिम्स्टेक की बैठक होनी है, जिसमें कई अन्य देशों के प्रमुखों के अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं। और अब बात करते हैं कि इस भूकंप का केंद्र कहां पर था और इस इलाके में भूकंप क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस के मुताबिक 7.7 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के सैगाइंग शहर के करीब था। इस मैप में आप देख सकते हैं मांडले जो दिख रहा है, इसके करीब सैगाइंग है, जहां जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। इसमें लाल रंग जितना गहरा है, वहां भूकंप की तीव्रता उतनी ही ज्यादा महसूस की गई। इसका असर भारत, चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड तक महसूस किया गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप से नुकसान की तस्वीरें आपने अभी देखी हैं। दरअसल म्यांमार में पहले भी ऐसे भूकंप आते रहे हैं। आपको हम दिखाते हैं कि पहले यहाँ जो भूकंप आए वो किस तरह से 1921, 1946, 91, 49, 46, 56 इनमें भूकंप आए। और ये इलाका है जहाँ पर ये भूकंप आया है और इसकी वजह है यहाँ भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच लगातार रगड़ से पैदा होने वाला तनाव, जिसे स्ट्राइकिंग स्लिप फॉल्ट कहा जाता है। इसे और ठीक से हम समझने के लिए एक और एनिमेशन देखते हैं। ये एक एनिमेशन है करीब 20 करोड़ साल पहले धरती का जो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था वो टूटना शुरू हुआ, जिससे कई महाद्वीप टूट कर निकले। इनमें से एक था गोंडवाना, जो पैंजिया का दक्षिणी हिस्सा था। करीब 10 करोड़ साल पहले इस सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना से भारतीय टेक्टोनिक प्लेट टूटकर अलग निकली और उत्तर की ओर बढ़नी शुरू हुई। 4 से 5 करोड़ साल के बीच भारतीय प्लेट उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट से टकरानी शुरू हुई। भारतीय प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर बढ़ती गई और इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स के बीच भारी दबाव बन गया। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जाने लगी और इससे पैदा दबाव के नतीजे के तौर पर हिमालय बनना शुरू हुआ। हिमालय की शक्ल में ऊपर उठनी शुरू हुई जमीन। और भारतीय प्लेट आज भी हर साल 5 सेंटीमीटर यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है और इसी दबाव की वजह से हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, जैसा आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं। और इसी कारण हिमालय को दुनिया का सबसे युवा पहाड़ माना जाता है। भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच ये भयानक दबाव जब एक क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच जाता है तो टेक्टोनिक प्लेट उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो टूटती हैं और उससे पैदा होने वाली भयानक ऊर्जा भूकंप की शक्ल में सामने आती है। यहाँ जो आप लाल लकीर देख रहे हैं, ये वो पूरा इलाका है जहाँ भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और ये पूरा भूकंप के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील इलाका है और यहाँ भूकंप लगातार आते रहते हैं। और इसी के करीब है सेंगाइंग फॉल्ट, ये हम जो यहाँ पर देख रहे हैं। इसी को एक और फिर उसी नक्शे में जो हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था उसमें देखेंगे कि कैसे पश्चिम में भारतीय प्लेट और पूर्व में यूरेशियन प्लेट के बीच में ये प्लेट है और दोनों की रगड़ के कारण, दोनों में जो आपसी स्लिप स्ट्राइक जो रगड़ हो रहा है उसके कारण जो है यहाँ भूकंप आते हैं। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर ऊपर बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट जो है वो नीचे की तरफ। तो इन दोनों के बीच में जो रगड़ है इससे इस इलाके में भूकंप आते हैं, जो आज भी आया है भूकंप और इससे बड़ी तबाही मची है। तो इसे स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक कहा जाता है और 7 की तीव्रता से बड़े भूकंप यहाँ पहले भी आते रहे। अब सवाल यह है कि ये भूकंप या ऐसे और भूकंप हमारे लिए क्या संकेत हैं। भारत में भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाके में हिमालयी इलाके शामिल हैं, जहां जमीन के नीचे लगातार हलचल है। भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट पर दबाव बनाए हुए है, जैसा हमने कहा, और आपको मैप दिखा रहे हैं कि हिमालयी इलाके में बीते कुछ दशकों में हमने देखे कई बड़े भूकंप आए हैं।
कांगड़ा में 1905 में, बिहार में 1934, शिलोंग 1897, असम में 1950 और ये सभी भूकंप 8 की तीव्रता के आसपास आए। लेकिन जहां ये लाल लाइन आप देख रहे हैं इसे सेंट्रल साइज्मिक गैप बोलते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बीते कुछ 100 साल में 8 की तीव्रता का भूकंप नहीं आया। यहाँ ज़मीन के नीचे भारी दबाव है और ये दबाव कभी भी किसी बड़े भूकंप की शक्ल में सामने आ सकता है जो 8 की तीव्रता से ज़्यादा का हो सकता है और इसका असर यहाँ दिल्ली एनसीआर तक भी पड़ेगा, उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर पड़ेगा और इसीलिए जो है कहा जाता है कि हमको अपनी जो तमाम योजनाएं हैं वो इसे ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। अपनी इमारतों का जो निर्माण हम करते हैं वो भूकंप रोधी तकनीक से होना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने अर्थक्वेक साइंटिस्ट डॉक्टर विनीत गहलोत, जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर हैं। गहलोत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे, म्यांमार में सैगाइंग इलाके में जो ये भूकंप आया उसकी वजह क्या है? क्या ये इलाका भी भूकंप के लिहाज से उतना ही संवेदनशील है जितना भारत में हमारा हिमालयी इलाका? जो सगाइंग फॉल्ट पे जो एक म्यांमार में जो बड़ा भूकंप आया है 7.7 मैग्नीट्यूड का, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो जितना हिमालय है उतना ही संवेदनशील है। बस केवल अंतर इतना है कि हिमालय में इससे बड़े-बड़े भूकंप आए हैं और सगाइंग फॉल्ट पे उतने बड़े जितने बड़े हिमालय में आए हैं उतने बड़े भूकंप नहीं आए हैं। ये इंडियन प्लेट जिसे हम कहते हैं, इंडियन प्लेट का हम नॉर्थ में जाते हैं तो हिमालय है और अगर ईस्ट में जाते हैं उसके ईस्टर्न मार्जिन पे तो तब ये म्यांमार में सगाइंग फॉल्ट आता है। तो ये इंडियन प्लेट का ही पार्ट है और ये उसी की ही एक जो लिमिट, जैसे नॉर्थ में लिमिट है हिमालय और ईस्ट में लिमिट है सगाइंग फॉल्ट। तो बिल्कुल वो ये इलाका पूरा संवेदनशील है और यहाँ पे भी बड़े भूकंप आते रहे हैं लेकिन उतने बड़े नहीं जितने कि हिमालय में आए हैं। गहलोत साहब, म्यांमार, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान जैसे देशों में कई बड़े भूकंप बीते कुछ सालों में हमने देखे। हिमालयी इलाकों में आखिरी सबसे बड़ा भूकंप 2015 में नेपाल में आया, जो बहुत भयानक भूकंप था। तो जो हिमालयी इलाका है भूकंप के लिहाज से आप कितना संवेदनशील मानते हैं? दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ जैसे जो तमाम बड़े घने रिहायशी इलाके हैं, इनके लिए कितना खतरा आप मानते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय में इससे बड़े-बड़े भूकंप आए हैं और सगाइंग फॉल्ट पे उतने बड़े भूकंप नहीं आए हैं जितने हिमालय में आते हैं। हिमालय में तो हमारे पास सबसे बड़ा भूकंप 8.6 का 8.6 का जो आसाम में आया था, वो बहुत बड़ा भूकंप था। उसकी तुलना में ये भूकंप तो बहुत छोटे भूकंप है, 7.7 7 पॉइंट, वहाँ पे अभी तक सगाइंग फॉल्ट पे कोई बड़ा भूकंप, मतलब बड़ा जिसको ग्रेट अर्थक्वेक की कैटेगरी में कहते हैं, उतना बड़ा भूकंप नहीं आया है। तो हिमालय उस लिहाज से इस क्षेत्र के मुकाबले कहीं ज़्यादा संवेदनशील है। हिमालय में काफ़ी बड़े भूकंप आते हैं और का वहाँ पे जो प्रक्रिया है वो यहाँ की प्रक्रिया से थोड़ी डिफरेंट है। उसकी वजह से हमारे यहाँ डैमेज भी ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ लॉस भी ज़्यादा होता है। लेकिन उस लिहाज से जो हिमालय का इलाका है, वो इसके मुकाबले कहीं ज़्यादा संवेदनशील है। और आपको याद होगा 1936 1934 का जो भूकंप था बिहार नेपाल का, उसमें भूकंप तो आया था हिमालय में, लेकिन उससे ज़्यादा डैमेज जो हुआ था वो मैदानी क्षेत्र में हुआ था, जो बिहार का इलाका था उसमें ज़्यादा डैमेज हुआ था। तो इसलिए उसके चलते जो ये वाले भूकंप हैं, जो हिमालय में भूकंप आते हैं, वो उनकी आने की प्रक्रिया की वजह से जो इलाके हैं वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। और जहाँ तक बात आप उसकी नोएडा, दिल्ली की करते हैं तो देखिए, आपको याद होगा 1833 में जो भूकंप आया था गढ़वाल में, श्रीनगर देवप्रयाग के पास में, तो उसमें जो बहुत डैमेज हुआ था, मथुरा में बहुत डैमेज हुआ था। उसमें बल्कि एक जो उसको कुतुब मीनार थी उसको भी डैमेज हो गया था। तो जब भी कोई बड़ा भूकंप आता है उसका सीधा असर जो है वो मैदानी क्षेत्र और दिल्ली के आस-पास के इलाकों में पड़ता है। गहलोत साहब, आपने बताया कि हिमालय में कभी भी कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, खासतौर पर गढ़वाल इलाके में जिसे सेंट्रल साइज्मिक गैप कहते हैं। हम भूकंप तो नहीं रोक सकते लेकिन उससे जुड़ा नुकसान कम कर सकते हैं। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? आप जैसे विशेषज्ञों की क्या राय है? ये बात बिल्कुल सही है कि मैं लगातार कहता रहता हूँ कि यहाँ पे गढ़वाल, कुमाऊँ में, स्पेशली जो कुमाऊँ का इलाका है और ईस्टर्न गढ़वाल का इलाका है, वहाँ पे पिछले कम से कम 500 या 700 साल से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। अब मैं उन छोटे-छोटे भूकंप की बात नहीं कर रहा हूँ, 1991
91 का उत्तरकाशी या 99 का चमोली अर्थक्वेक, मैं उन भूकंप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत छोटे भूकंप थे। तो कोई बड़ा भूकंप पिछले 500-700 साल में नहीं आया है और वहाँ पर भूकंप आने की प्रक्रिया जिसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, जो आपको स्ट्रेन एनर्जी जो इन 2 प्लेटों के टकराव की वजह से संचित होती है वहाँ पे, वो लगातार बन रही है। वो हमारे आंकड़े हैं, वो लगातार ब बता रहे हैं कि वहाँ पे जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो लगातार वहाँ पे इकट्ठी हो रही है। तो आप सोच लीजिए कि अगर 500 साल से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है गढ़वाल कुमाऊँ के इलाके में, तो गढ़वाल कुमाऊँ बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है बड़े भूकंप के लिए। तो ये देखिए ये हमें मालूम है कि किस इलाके में कितना बड़ा भूकंप आ सकता है। ये भी हमें मालूम है कि उस इलाके में वो इलाका कौन-सा होगा और कौन-सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होगा। हमें ये नहीं मालूम कि वो भूकंप उसका एग्ज़ैक्ट टाइम या उसका एग्ज़ैक्ट जो जो दिन होगा वो क्या होगा, वो हम लोगों को नहीं मालूम है। वो और ये स्थिति ऐसा नहीं है कि हिमालय यहाँ यहाँ हमारी है या हिमालय की है। ये आप कहीं भी चले जाएँगे विश्व में, तो स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। तो उसके चलते ये हम लोग नहीं बता सकते कि भूकंप कब आएगा, लेकिन ये पता है कि कितना बड़ा होगा और कहाँ आएगा। तो बजाय इसके कि हम अर्थक्वेक प्रेडिक्शन की साहब उसका पूर्वानुमान पे ज़्यादा चिंता करें, हमें ज़रूरत इस बात की है कि जब हमें मालूम हो गया है कि इस इलाके में बड़ा भूकंप आ सकता है, हम अपने मकानों की जो जो उन उनको जो मजबूत करना है उस पे ज़्यादा ध्यान दें, बजाय इसके कि हम लोग इसी बात की चिंता करें कि साहब भूकंप तो आप प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, तो फिर क्या फ़ायदा है? लेकिन बजाय उसको करने के जब हम ये तो स्थिति हमारी जीवन में हर जगह है कि हम किसी भी घटना को उसका पूर्वानुमान नहीं कर सकते। लेकिन ये मालूम है कि वो घटना होगी और ज़रूर होगी। तो उसके लिए हम लोग प्रिकॉशन लें। और मेरा आखिरी सवाल कि जब भी भूकंप आता है तो कई लोग सोचते हैं कि क्या हमें भूकंप की पूर्व चेतावनी नहीं मिल सकती, कम से कम इतना पहले मिल जाए कि जान का नुकसान न हो। आप बड़े भूकंप वैज्ञानिक हैं, क्या भूकंप आने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? दुनिया के कई देशों में इस तरह की टेक्नीक है जिसको कि हम अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम कहते हैं। और उसका उसका जो सिद्धांत है वो यही है कि जो भूकंप की तरंगें हैं वो स्लो चलती हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो काफ़ी फ़ास्ट चलती हैं। तो अगर जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो आप हाथ के हाथ हम लोग कोई टाइम लैग नहीं है बीच में। लेकिन अगर आप वहाँ से चिल्लाएँ, नोएडा से या दिल्ली से और मैं यहाँ पे आके सुनूँ, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसी तरह से अगर भूकंप देहरादून में आता है और उसकी तरंगे इससे पहले कि दिल्ली पहुँचे, मैं आपको फ़ोन से बता दूँ कि वहाँ पे आपको तरंगे पहुँचने वाली हैं। इसी को अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम कहते हैं। तो इसमें कई कई सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि इसको लगाया गया है। हमारे देश में भी इस बात पे थोड़ा वो हुआ है जिसमें कि एक अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने स्टार्ट किया था, करवाया था और जो आईआईटी रुड़की ने लगाया है गढ़वाल कुमाऊँ इलाके में। अ, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हाँ, भूकंप की पूर्व सूचना, पूर्व अनुमान नहीं, पूर्व सूचना कि अगर भूकंप आ गया है और वहाँ पे इससे पहले कि वहाँ पे डैमेज हो, उन तरंगों की वजह से भूकंप की जो वेव्स हैं वहाँ पहुँचे, तब आपको फ़ोरवार्न कर दें। अब अगर दिल्ली की बात करें, तो जैसे अगर अगर आज की तारीख में देहरादून के आस-पास कोई भूकंप आता है, तो ये पॉसिबल है कि हम दिल्ली को कम से कम 20-30 सेकंड पहले हम उनको उसकी पूर्व चेतावनी जारी कर सकते हैं कि साहब आपके यहाँ भूकंप आपकी तरंगें पहुँच जाएँगी। तो इससे पहले कि वहाँ पे डैमेज हो, अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि हम लोग कह सकें लोगों को कि आप बड़ी अ, उसकी तरह से सब बड़ी अच्छी तरह से आप आराम से बाहर निकल जाएँ इसके बड़ी बिल्डिंग के या कोई बड़ा स्ट्रक्चर है या कोई जैसे ट्रेन है, कोई मेट्रो ट्रेन है, उसको हम रोक दें या कोई अ गैस पाइपलाइन है उसको बंद कर दें, तो उस तरह का काम किया जा सकता है। और कोशिश करें कि भूकंप ऐसा ऐसा निर्माण करें कि भूकंप से ज़्यादा नुकसान ना हो। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए। कोई भूकंप 6 का है, 5 का है, 4 का है, तो कैसे? पिछले ही महीने फरवरी में दिल्ली और एनसीआर के लोगों को ध्यान होगा 4 की तीव्रता का एक भूकंप आया था जिसका अनुभव सबने किया था और कई लोगों ने कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ा भूकंप नहीं था, लेकिन दहशत बहुत ज़्यादा उससे पैदा हो गई थी। तो अब उसी को सोचते हुए, उसी को देखते हुए अगर अंदाज लगाएं कि अगर 5 की तीव्रता का भूकंप होगा तो वो कितना बड़ा होगा
भूकंप विज्ञानियों के मुताबिक जब तीव्रता में 1 अंक का अंतर आता है तो भूकंप के आकार में यानी मैग्नीट्यूड में 10 गुना का अंतर होता है, यानी 10 टाइम्स, और उससे निकलने वाली ऊर्जा में 32 गुना का, यानी 5 की तीव्रता का भूकंप मैग्नीट्यूड में 4 की तीव्रता के भूकंप से 10 गुना बड़ा होगा, और उसमें रिलीज होने वाली जो ऊर्जा है वो 32 गुना 32 टाइम्स ज्यादा होगी। और अब अगर 6 की तीव्रता का भूकंप की तुलना 4 की तीव्रता से करें तो 6 वाले का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 4 वाले के मुकाबले 10 गुना 10 यानी 100 गुना ज्यादा होगा, और उसकी ऊर्जा 32 गुना 32 यानी करीब 1000 गुना से ज्यादा होगी। सोचिए 6 की तीव्रता का भूकंप कितना भयानक होगा 4 के मुकाबले, और अगर 7 की तीव्रता का भूकंप आप सोचें तो वो 4 के मुकाबले 100 गुना 10 यानी 10,000 गुना बड़ा होगा, और उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो 33 यानी कि करीब 32,000 गुना ज्यादा होगी। ये 32 इंटू 32 यानी 1024 गुना 32, तो 32,000 गुना से ज्यादा होगी। ये आप सोचिए कि 4 और 7 के बीच का अंतर है ऊर्जा में। तो अगर इतना अंतर होता है, हालांकि लगता है 1, 4, 5 और 6 या 7, लेकिन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए 6 के मुकाबले 7 इतना ज़्यादा भयानक होता है। और म्यांमार का भूकंप तो 7.7 की तीव्रता का है। इसके अलावा भूकंप जितना धरती की सतह के करीब होगा उससे होने वाला नुकसान भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी भूकंप की गहराई कम होगी तो ज़्यादा नुकसान होगा। भूकंप के लिहाज से भारतीय उपमहाद्वीप जितना संवेदनशील है उससे ज़्यादा संवेदनशील दुनिया के कई और इलाके हैं। जापान लगभग हर रोज़ कोई ना कोई भूकंप झेलता है। दुनिया का एक मैप आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं लाल रंग के डॉट से जो लाइनें आपको दिख रही हैं वहाँ अधिकतर टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं, यानी वहाँ फॉल्ट लाइन्स हैं, और ज़मीन के नीचे भयानक दबाव भयानक भूकंप की शक्ल में सामने आता रहता है। आए दिन इस इलाकों में भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। 1900 से लेकर 2013 के बीच जो रिकॉर्ड किए गए भूकंप उनको आप देख सकते हैं। लाल रंग जितना बड़ा डॉट है उतना बड़ा भूकंप वहाँ आया है। लेकिन सुर्खियाँ वहाँ ज़्यादा बनती हैं जहाँ भूकंप रिहायशी इलाकों में उनके करीब आते हैं, क्योंकि तबाही वहाँ ज़्यादा होती है। इसलिए कई बार अपेक्षाकृत कम तीव्रता वाले भूकंप से नुकसान या तबाही ज़्यादा होती है अगर वो रिहायशी इलाके के पास हो। अगर भूकंप किसी दूर दराज इलाके में आए तो नुकसान कम होता है। अब आइए जान लेते हैं कि सन 1900 से आज तक तीव्रता के लिहाज से दुनिया के 10 सबसे बड़े भूकंप कौन से रहे हैं। सबसे भयानक भूकंप 1900 के बाद से जो आया है वो है 22 मई 1960 को चिली के वाल्विडिया इलाके में, जिसकी तीव्रता 9.5 रही, जो बहुत बहुत भयानक है। उस भूकंप में 1650 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 3000 से ज़्यादा घायल हुए और 20 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए थे। उस भूकंप से समुद्र में उठी सुनामी से हवाई, जापान और फिलीपींस तक नुकसान हुआ था। इस भूकंप के 2 दिन बाद करीब का एक ज्वालामुखी भी फूटा, जिससे वायुमंडल में 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक धूल और गुबार उठा, जिसने काफ़ी दूर तक नुकसान पहुंचाया। दूसरा सबसे भयानक भूकंप 28 मार्च 1964 को अलास्का में आया, जिसकी तीव्रता 9.2 थी। ये भी बहुत ज़्यादा है। चिली के मुकाबले इससे नुकसान कम हुआ, क्योंकि जहां ये आया वहां आबादी बहुत ही विरल थी, कम थी, लेकिन इससे उठी सुनामी से करीब 125 लोगों की जान गई। तीसरा जो सबसे भयानक भूकंप है वो आया 20 साल पहले 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा में। इससे भी भयानक नुकसान हुआ, करीब 2,28,000 लोगों की मौत हुई। इससे उठी सुनामी ने दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ्रीका तक समुद्र तट से लगे 14 से अधिक देशों में तबाही मचाई। 17 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। भारत में भी इसका भारी असर दिखा। चौथा सबसे भयानक भूकंप 11 मार्च 2011 को जापान के सेंदाई इलाके में आया। इस भूकंप की तीव्रता 9 रही। इससे भी भारी तबाही मची, समुद्र में सुनामी उठाई, 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। समुद्र का पानी घुसने से जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर हादसा हुआ, जिससे निपटना जापान को भारी पड़ा। इसके अलावा पांचवां सबसे भयानक भूकंप 4 नवंबर 1952 को रूस के कमचटका में आया। इस भूकंप की तीव्रता 9 रही। भूकंप से उठी सुनामी ने अमेरिका के हवाई द्वीप तक तबाही मचाई। ये भूकंप बड़े ज़रूर थे, लेकिन कुछ में तबाही कम हुई, क्योंकि रिहायशी इलाके में से ज़्यादा थी। तबाही वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ रिहायशी इलाके ज़्यादा होते हैं। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।